ऑलराइट गाइस, सो मेरा नाम है सौजन्य, आई एम योर जेंसी टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में आ सकते हैं क्लास 10th एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर से। हम वो सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हैं वो सारे क्वेश्चंस, इनके आंसर्स मैं आपको खुद बताऊंगा। आप चाहो तो उसका नोट बनाते रहो या फिर आप इसको चुपचाप शांति से सुन भी सकते हो और उसके बाद फिर से देख के फिर नोट बना सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, वॉट वॉज द रीज़न फॉर क्लैशेज बिटवीन गोमस्ताज एंड वीवर्स। ठीक है, सबसे पहले एक क्विक रिकैप। गोमस्ताज कौन थे? ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली कुछ ऐसे ऑफिशियल्स को असाइन करा हुआ था जो कि वीवर्स को सुपरवाइज करते थे कि जो वीवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो ये भी देखते थे कि जो क्वालिटी ऑफ क्लोथ वीवर्स बना रहे हैं वो अच्छी है कि नहीं है। तो ऐसे कुछ काम जो है, इंपॉर्टेंट काम गोमस्ताज को दिए हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब गोमस्ताज और वीवर्स के बीच में क्लैशेज होने लग गए। क्लैशेज इसलिए होने लग गए, तो ये क्वेश्चन है क्लैशेस क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि वीवर्स कभी कभी अगर टाइम पे नहीं दे पाते थे क्लॉथ का मटेरियल जो भी बोला जाता था उनको, तो उनको जो गोमसाज है उनकी बात बिल्कुल भी नहीं समझते थे, उनको फोर्स करते थे, टॉर्चर करते थे, हरास करते थे। इस चक्कर में वीवर्स और गोमसाज के बीच में हमेशा एक टेंशन रहती थी और अक्सर वीवर्स जो है वो विलेज छोड़कर माइग्रेट भी कर जाते थे इस टॉर्चर से बचने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एंश्योर्ड रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये जो गुड्स, जो भी गुड्स होते थे, इनका एक रेगुलर सप्लाई कैसे मेंटेन करती थी? पहला पॉइंट गोमस्ताज से रिलेटेड है। इन लोगों ने गोमस्ताज को अपॉइंट करा हुआ था, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज़ भी समझ आ रही है कि अगर दो क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पहले तरीका जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेगुलर सप्लाई मेंटेन करा हुआ था गुड्स का, वो ये था कि उन्होंने गोमस्ताज को अपॉइंट करा हुआ था जो कि वीवर्स पे चेक रखते थे और उनसे गुड्स कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, ठीक है। दूसरा ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस चीज़ का भी ध्यान रखती थी कि ये जो वीवर्स हैं ये किसी और मर्चेंट के साथ तो डील नहीं कर रहे, किसी और मर्चेंट्स को तो अपने गुड्स बना के नहीं बेच रहे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखती थी। तो इन दो तरीकों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो अच्छे से मेंटेन करा हुआ था। ऑल राइट, सो अब बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लेबर, राइट अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन लेबर। सो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर की क्या इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे? देखो, ह्यूमन लेबर की मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। पहली इंपॉर्टेंस ह्यूमन लेबर की ये थी कि ह्यूमन लेबर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कर लेते थे। मतलब ये कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है, मगर सीजनल का मतलब ये है कि देखो, ह्यूमन लेबर और मशीन्स को कंपेयर करें, उस टाइम पे मशीन्स आने लग गई थी, पर फैक्ट्री के ओनर्स मशीन से ज़्यादा ह्यूमन लेबर को प्रेफरेंस देते थे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लेबर को आप तब हायर कर सकते हो जब आपको ज़रूरत है। मान लो हार्वेस्ट का सीज़न है और आपको तब ह्यूमन लेबर चाहिए, तब उसको हायर कर सकते हो और उसके बाद आप उनको उनकी जो भी रिक्वायर्ड वेज है वो दे के उन्हें बोल दो कि ठीक है अब आप कहीं और चले जाइए। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है ये। मगर मशीन्स अगर आपने एक बार खरीद ली तो मशीन्स वहाँ रहेंगी, वो रखे रहेंगी। उन मशीन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ध्यान नहीं रखा, ख़राब हो जाएंगी तो आसानी से इंजीनियर मिलेगा नहीं। भाई बात हो रही है 1700s की, ठीक है, अर्ली 18th सेंचुरी की, क्या होने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से ह्यूमन लेबर इंपॉर्टेंट था। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि ह्यूमन लेबर को आप जब चाहो तब हायर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो, आप इसका नोट बनाते रहो, ठीक है। और मैं आपको देखो इजी लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं आपको एक जनरेटेड आंसर दे सकता हूँ, मैं आपको आंसर लिख के भी दे सकता हूँ, मगर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपका आंसर रैशनली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप उसे किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो उसका जो एसेंस है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है, ह्यूमन लेबर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी थी क्योंकि ह्यूमन लेबर जो है वो, अगर हम बात करें डिज़ाइंस के, तो कुछ स्पेसिफिक हैंडमेड डिज़ाइंस होते हैं जो फैक्ट्री में जो मशीन्स होती हैं उसको इमिटेट नहीं कर सकती, वो कॉपी नहीं कर सकती। वो कुछ रेगुलर डिज़ाइंस को कॉपी कर सकती है, मगर हाथ से बने हुए डिज़ाइन जो हैं वो हाथ से बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए ह्यूमन लेबर इंपॉर्टेंट था। जो थर्ड रीज़न है जिसके लिए ह्यूमन लेबर जो है वो इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि ह्यूमन लेबर चीप होता है, ठीक है। आपको आसानी से मिल जाता है, आप ढूंढोगे, एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, क्योंकि हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा है उस टाइम पे ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब किसी के पास जॉब नहीं होती, वो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास जो रोज़गार नहीं, बेरोज़गार। अनएम्प्लॉयड का हिंदी वर्ड है बेरोज़गार। तो जो लोग जो है छोटी, मतलब कम से कम सैलरी में भी काम कर लिया करते थे, तो चीप था ह्यूमन लेबर। फैक्ट्रीज या सॉरी मशीन से कंपैरिजन में चीप था, मशीन्स एक्सपेंसिव होती थी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। पहला कि ह्यूमन लेबर जब चाहो तब मिल जाता था। दूसरा कि ह्यूमन लेबर हैंड से जो डिज़ाइन बना सकता है, मशीन नहीं बना सकती। तीसरा कि ह्यूमन लेबर चीप होता है कंपेयर टू अ मशीन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑफ ह्यूमन लेबर। उसके बाद है राइट अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन लेबर्स। अब देखो ह्यूमन लेबर्स की लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम पे।
लोगों की वेजेस बढ़ गई थी मगर कमोडिटीज़ के प्राइस भी बढ़ गए थे। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है मगर चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं तो सैलरी बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट थी, जब चाहे हायर कर लिया जब चाहे निकाल दिया, कोई उनके पास पर्टिकुलर परमानेंट जॉब नहीं है, ये उनके साथ प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि ह्यूमन लेबर्स को जो ट्रीटमेंट मिलता था, ठीक है, कंटिन्यूसली देवर सब्जेक्ट टू हरासमेंट। उनको अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक काम करवाया जाता था, 10 आवर्स 12 आवर्स, और उतने उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस भी नहीं मिलते थे उनके फैक्ट्रीज़ में या जहाँ भी वो काम कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। गाइस, इफ यू आर एंजॉइंग द लेक्चर तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को लाइव लेक्चर दे सकता हूँ आपके बोर्ड्स के टाइम पे। सो जितना हो सके शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर गिविंग मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन वीवर्स इन 19th सेंचुरी। देखो 19th सेंचुरी में मेजर 2 प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे तो आपके लिए और अच्छा होगा। अगर आप वो देखकर यहाँ आओगे आपको और बेटर समझ आएगा, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, नहीं तो मैं आपको आंसर तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में 2 मेजर रीजंस की वजह से जो इंडियन वीवर्स थे उनको प्रॉब्लम आई थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि मैनचेस्टर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स और स्पेशली ब्रिटेन से जो फैक्ट्री मेड क्लोथ्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में फ्लड कर रहे थे तेज़ी से। और फैक्ट्री में क्या, क्लोथ्स बहुत जल्दी बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं इसलिए चीप होते हैं, ठीक है। अब वो इंडियन मार्केट्स में फ्लड कर रहे थे, यानी कि भर गए थे इंडियन मार्केट्स में, हर कोई उनको खरीद रहा था। तो जो इंडियन वीवर्स थे जो हैंडमेड क्लोथ्स बनाते थे उनकी जो सेल है वो गिर गई थी, उनको बहुत नुकसान हो रहा था, ठीक है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उस टाइम पे ब्रिटेन वॉज इन वॉर, ठीक। उनको वॉर में बहुत सारे यूनिफॉर्म्स और बहुत सारे क्लोथिंग मटेरियल चाहिए थे। तो वो इंडिया का जो बेस्ट कॉटन था उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन में, जिसकी वजह से जो गुड क्वालिटी कॉटन था इंडियन वीवर्स के पास वो ख़त्म हो रहा था, और उतना नहीं था जिससे वो हैंडमेड जो है अपने जो भी वो काम करते हैं वो उसको बना पाएँ। तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। ये 2 रीजंस हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमरजेंस ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में फैक्ट्रीज़ की इमरजेंस कैसी हुई? देखो, सबसे पहला जो जूट मिल है वो 1855 में इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ कैलकाटा में। उसके बाद जो फर्स्ट कॉटन मिल है वो बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ उसके सब्सिक्वेंट ईयर 1856 में। इसके बाद अगर हम ट्रेस करें इंडिया में फैक्ट्रीज़ को तो देखो बहुत लोगों ने, ठीक है। और ये मैंने एक कीवर्ड भी बनाया इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि श्याम नारायण बिरला, उन्होंने बहुत सारा मतलब ही अर्नड अ लॉट बाय ट्रेडिंग विथ चाइना, ठीक है। JN टाटा, इन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट करा था ब्रिटेन को, इससे इन्होंने बहुत अर्न करा था। तो कॉटन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जूट इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में गई थी, क्योंकि ये लोग ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे। ज़्यादा स्कोप नहीं होता था उस टाइम पे कुछ प्रोडक्ट बनाने का, एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा स्कोप था, इसलिए क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली लगा रखी थी, हर चीज़ वही बेच रहे हैं वही बना रहे हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस जो था, जो इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट में इंडल्स थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है इसमें। उसके बाद है, हाउ डिड इंडियन इंडस्ट्रीज बूम्ड ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर। ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज बूम करी थी अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मैनचेस्टर से जो इंडिया में गुड आते थे वो बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो वॉर में बिजी हो गया था। उनके सारे जो वो हैं वहाँ पे वो लोग वॉर से रिलेटेड मटेरियल बना रहे थे, तो जो इंडिया में वो मटेरियल भेजते थे वो आना बंद हो गया। अब आना बंद हो गया तो इस चीज़ का फ़ायदा इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने उठाया, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रीज़ से ये भी बोला गया कि आप ब्रिटेन में वॉर सप्लाईज भेजो, आप जूट से रिलेटेड और कॉटन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना के ब्रिटेन में भेजो वॉर के लिए, ठीक है। तो इससे भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने बहुत पैसा कमाया, वो बूम कर गई थी, ठीक है। तो ये है इसका रीज़न। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन इंडस्ट्रीज़। ओके, देखो एडवर्टीजमेंट आज भी ज़रूरी है तब भी ज़रूरी था। आज भी अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को प्रमोट करता है तो हम वी आर कीन टू बाय दैट पर्टिकुलर ब्रांड। वाई? बिकॉज हमारा सेलिब्रिटी उसको पहन रहा है तो हमारे अंदर भी होता है। वैसे ही और भी बहुत चीज़ें जो हैं वो होती है कि अच्छा एडवर्टीजमेंट एक अच्छी मार्केट क्रिएट कर देता है उस प्रोडक्ट के लिए। वैसे ही उस टाइम पे भी एडवर्टीजमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो गुड्स मैनचेस्टर से बन के आते थे उन पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर। क्यों लिखा होता था? वो क्वालिटी अश्योर हो रही है। अगर हम पढ़ते हैं कि अच्छा मेड इन मैनचेस्टर है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। मेड इन USA है, मेड इन जापान है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये हमारा एक माइंडसेट होता है। तो ये होता था। इंडिया में भी इस चीज़ का अच्छा खासा फ़ायदा
इंडस्ट्रीज़ ले रही थी, मतलब जो कोई प्रोडक्ट बनाती थी उस पे यूजुअली गॉड या गॉडेसेस की पिक्चर होती थी, जिससे जो एक आम इंडियन है, मतलब मोस्टली हिंदूज़ हैं, तो वो रिलेट कर जाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे गॉड से रिलेटेड है, इमीडिएटली वो उसको बाय कर लिया करते थे। ठीक है, इवन आज भी ऐसी बहुत चीज़ों में आप देखोगे गॉड एंड गॉडेसेस की पिक्चर होती है, बहुत तो नहीं, कंपैरेटिवली कम है, मगर कुछ में आज भी होती हैं, और उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा था। प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे जो स्वदेशी, जिन पे लिखा होता था कि ये प्रोडक्ट जो है स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब कि ये हमारे देश का बनाया हुआ है, तो अगर आप इसको खरीदोगे तो आप नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से। तो लोग उसके लिए वजह से भी उन प्रोडक्ट्स को खरीद लिया करते थे। तो एडवर्टीजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है गाइज, इसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्कर्स इन इंडिया। अब इंडियन वर्कर्स जो थे, एक चीज़ मेंशन करी गई चैप्टर में कि हाफ ऑफ द पीपल ऑफ रत्नागिरी वर इंडल्ज्ड इन द कॉटन मिल्स ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे में जो कॉटन मिल्स थे उनमें बहुत सारे वर्कर्स, और ये कहा गया कि रत्नागिरी के मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रत्नागिरी वॉज वर्किंग इन बॉम्बेज मिल्स, कॉटन मिल्स। तो इससे ये पता चलता है कि लोग कितना ज़्यादा माइग्रेट कर रहे थे, नॉट जस्ट बॉम्बे बट यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहाँ से भी बहुत लोग माइग्रेट कर रहे थे फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। तो ये एक चीज़ हमें समझनी है कि बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो विलेजेस से सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे थे, पहली चीज़ वर्कर्स की। दूसरी ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने, उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि हर इंसान को हायर कैसे करें, तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसे इंसान को हायर कर लिया जो जॉबर था। उस जॉबर का काम था कि वो लोगों को फैक्ट्रीज में हायर करेगा। मतलब आप फिर से समझो, कंफ्यूज मत होना, ऐसे समझ लो कि मैं मान लो ओनर हूँ, मेरे हाथ में है पूरा, कि ब्रिटिश का सारा जो सब कुछ है फैक्ट्री से रिलेटेड मेरे हाथ में है। अब मैं जाके इंडियंस को तो हायर नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैंने एक आदमी को अपने अंदर हायर कर लिया, ठीक है। मैंने उसको ये बोला कि भाई देखो, तुम्हारा सिंपल सा काम है, तुम हमारी फैक्ट्री में आके लोगों को भरो, ठीक है, लेबर्स को भरो, वो तुम्हारा काम है, बदले में तुम मुझसे पैसे ले लो। तो वो था जॉबर। तो जॉबर का ये काम होता था, वो वर्कर्स को फैक्ट्रीज में जो है जॉब दिलवाता था, और इसीलिए जॉबर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। लोग अक्सर इसको ब्राइब कर दिया करते थे कि भाई तुम हमारी जॉब लगवा दो किसी फैक्ट्री में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद है ट्रेस द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री सिस्टम इन यूरोप, ठीक है। ये पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी आता है। मतलब क्या पेस थी, देखो, ऐसा नहीं था कि मशीन्स बनी और सारे जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं दे वेलकम्ड इट, कि हाँ मशीन्स आ गई हैं चलो ख़रीद लेते हैं। ऐसा नहीं था, सब कुछ स्लोली और ग्रेजुअली हुआ था। और ऐसा भी नहीं था कि मशीन्स आ गई तो ट्रेडिशनल जो फैक्ट्रीज़ हैं, ट्रेडिशनल जो वो हैं गुड्स मेकिंग फैक्ट्रीज़, वो बंद हो गई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छे से समझा देता हूँ, डोंट वरी। इनिशियली जब मशीन्स आई तो मशीन्स को हर कोई चलाना नहीं जानता था, जिसकी वजह से अक्सर फैक्ट्री ओनर्स मशीन्स को लेने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि मशीन्स तो ले लेंगे, इन्हें ऑपरेट कौन करेगा, ठीक है, पहली दिक्कत ये आती है। दूसरी, अगर बाई चांस मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक कौन करेगा, आसपास कोई इंजीनियर भी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था। तीसरी दिक्कत ये थी कि मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ह्यूमन लेबर बहुत सस्ता था उस टाइम पे कंपेयर टू मशीन्स। तो इसकी वजह से मशीन्स ऐसा नहीं कि एकदम आई और एकदम से मार्केट में फैल गई, टाइम लगा। एक अगर हम बात करें स्टीम इंजन की, तो मैंने कीवर्ड्स में उनका नाम भी लिखा है, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को थोड़ा सा इंप्रूव करा था, ठीक है, और पेटेंट करवाया था। और उनका स्टीम इंजन भी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था इनिशियली, वो बाद में जाके लोगों ने लेना शुरू कर। इनिशियली बहुत कम ही स्टीम इंजन काम कर रहे थे, क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं है उसे ऑपरेट कैसे करना है तो काम उस पर करेंगे कैसे, ठीक है। तो ग्रोथ स्लोली थी, ग्रेजुअल थी, और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो बंद नहीं होती। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ग्लास वर्क इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, ये अभी भी वो चीज़ें थी जहाँ पर अभी कुछ खास इन्वेंशन नहीं हुआ था मशीन का। यहाँ पर अभी भी काम मोस्टली मैनुअली हो रहे थे, मैनुअल मतलब हाथों से लेबर्स ही कर रहे थे। तो ये इंडस्ट्रीज कंप्लीटली बंद नहीं हुई थी। तो ये आप लिख सकते हो, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इन यूरोप में, कि मशीन्स आई पर इनको इनिशियली बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं मिला, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हुई, और जो ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज थी वो एकदम से बंद नहीं हुई, वो चलती आ रही थी। और एक और पॉइंट दे देता हूँ कि वो इसलिए भी चल रही थी क्योंकि जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, मतलब हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं, जो हाथों से बनती हैं, उसकी जो डिमांड थी वो अभी भी एरिस्टोक्रेट्स के बीच में ज़्यादा थी। यानी कि जो अमीर लोग होते थे वो पसंद करते थे हाथ से बनी हुई चीज़, क्योंकि वो महंगी होती है और ज़्यादा उसमें प्रिसीजन होता है, ठीक है, ज़्यादा वो अच्छी लगती है कंपेयर टू समथिंग दैट इज़ मेड इन फैक्ट्री, ठीक है। तो जो एरिस्टोक्रेटिक, जो अमीर लोग होते थे, वो हैंडमेड गुड्स ही पसंद करते थे, इसलिए ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज फंक्शन करती थी। इसके बाद लास्ट एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाला, जबकि इसके टॉपिक्स बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में है, ठीक है।
प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने अब तक, मैंने अभी समझा दूंगा लास्ट में क्यों पढ़ा, हमने ये सब जो कुछ भी अभी क्वेश्चंस डिस्कस करे ना, फैक्ट्रीज में वर्कर्स, इससे पहले भी ट्रेड होता था। जब फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, जब फैक्ट्रीज मशीन्स नहीं होती थी, उससे पहले भी ट्रेड होता था। उससे पहले भी बड़े बड़े मर्चेंट्स बिजनेसमैन होते थे, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, वो लोग पेजेंट्स को, ठीक है, लेबर्स को पैसे देते थे, वीवर्स को, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, पैसे देते थे, एडवांस में लोन्स देते थे, और कहते थे आप बल्क में हमारे लिए ये चीज़ उगा दो, फॉर एग्जांपल कॉटन। और वो उस कॉटन को इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते थे। इसी को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। मतलब सिंपल, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वो बिजनेस हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, बहुत सारा, कोई भी गुड हो सकता है, मान लो कॉटन हो सकता है, मान लो जूट हो सकता है, बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है, ठीक है, वीवर्स उगा के एक मर्चेंट के लिए उगा रहे हैं, उस मर्चेंट ने वीवर को पैसे दिए हुए हैं, और वो मर्चेंट उन वीवर्स को पैसे दे देता है, वो उसको उगा के वो दे देते हैं, और फिर वो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना के या फिर उसको रॉ ही इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचता है। इसी को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यहीं से शुरुआत बेसिकली हम ट्रेस कर सकते हैं कि हुई थी। इसके बाद बस फ़र्क इतना हुआ कि फैक्ट्रीज भी आ गई, मशीन्स आ गई, तो यही सब चीज़ें अब थोड़े अलग स्केल पे और लार्जर स्केल पे होने लग गई, ठीक है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये लेक्चर में हर क्वेश्चन समझ आया है, वेल एंड गुड। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है नहीं समझ आया, मेरा सिंपल सजेशन है, एक बार और देख लो। ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपके बोर्ड्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपको ना आए, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो। इसके बाद मैंने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स एंड कीवर्ड्स लिख दिए। गोमसा स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, जॉबर मैंने आपको बताया जो लोगों को हायर करता था फैक्ट्री में, रिचर्ड आर्कराइट इन्होंने पहला कॉटन मिल बनाया था, जेम्स वॉट इन्होंने स्टीम इंजन को मॉडिफाई करके पेटेंट करवाया था, श्याम नारायण बिरला इन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, एंड जे एन टाटा इन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे, ठीक है, ड्यूरिंग व्हेन ब्रिटेन वाज इंडल्ज्ड इनटू अ वॉर। तो ये यहाँ पर चैप्टर होता है रैप अप। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं आप लोगों को लाइव लेक्चर्स देना चाहता हूँ ड्यूरिंग अ बोर्ड टाइम, पर वो पॉसिबल तब है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब तक। तो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एज मच एज पॉसिबल। आप लोग शेयर करोगे, 1000 हो गए तो यूट्यूब मुझे वो फंक्शन इनेबल कर देगा जिससे मैं आपको लाइव आके पढ़ा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि यार ये क्वेश्चन रह रहा है, मेरे को डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।